हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 18वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तक श्री भी बाहर आ चुकी थी। उसने ऑटो वाले को उसके पैसे दिए और जाने के लिए कहा। फिर रणविजय से कहा, क्या बातें हो रही थी यहाँ पर? तो रणविजय ने एटीट्यूड से कहा, कुछ नहीं, बेचारा अपना दुखड़ा रो रहा था। तो श्री ने कहा, दुखड़ा रो रहा था? ऐसा ऐसा कौन सा दुख था उसे? तो रणविजय ने श्री का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हुए कहा, अरे वही बेचारा बीवी के अत्याचार का मारा जो था, वही अपने दिल का हाल बयां कर रहा था। मैंने भी कह दिया कि दुनिया में तुम अकेले नहीं हो जो अपनी बीवी का टॉर्चर सहन कर रहे हो। श्री ने कहा, सही है, उसकी बीवी शायद होगी ही ऐसी। तभी श्री के दिमाग में कुछ आया और वो रुक कर रणविजय को घूरते हुए बोली, अकेले नहीं हो से तुम्हारा क्या मतलब है रणविजय? तो रणविजय ने कहा, मैं तो उसे तसल्ली देने के लिए बोल रहा था कि मेरी बीवी भी हिटलर से कम नहीं है। रणविजय की बात सुनकर श्री उसे खाए जाने वाली नज़रों से देखने लगी। तो रणविजय ने वापस उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, क्या वाकई में तुम हिटलर से कम नहीं हो जो इस तरह से मुझे घूर रही हो? अब तक वो दोनों एक अच्छी सी सीट देखकर उस पर बैठ गए। ये टेबल एक कोने पर बनी हुई थी जो एक विंडो के पास थी। श्री ने अपने बैग रखते हुए कहा, तो तुम भी कहीं से कम नहीं हो रणविजय, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। कहकर श्री ने मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखा तो रणविजय ने उसके फूले हुए गाल पर अपना हाथ रखा और उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि तुम गुस्सा हो जाओ, और जो तुम गुस्सा होकर ऐसे गालों को फुला लेती हो ना, तो सच बता रहा हूँ, इन सब की तरह ये सेब की तरह नज़र आ रहे हैं। लाल गालों को बाइट करने का मन करता है। कहो तो कर दूँ? कहकर रणविजय जैसे ही चेयर से खड़ा हुआ, श्री ने उसके हाथ पर टैप करते हुए कहा, चुपचाप बैठ जाओ, दिख नहीं रहा आसपास कितने लोग हैं? जहाँ देखो तुम्हारी हरकतें शुरू हो जाती है। तभी कुछ ही देर में एक वेटर आकर उनका ऑर्डर लेकर चला गया। रणविजय को वाकई में वहाँ का खाना बहुत पसंद आया था। रणविजय हमेशा ही महंगे महंगे होटल और रेस्टोरेंट में ही खाना खाता था। उसे नहीं पता था कि एक लोकल मार्केट के रेस्टोरेंट में भी इतना अच्छा खाना मिल सकता है। और श्री तो चटकारे लेकर खाने का आनंद लिए जा रही थी। ये रेस्टोरेंट उसका और शिवांगी का फेवरेट जो था। जब भी वो लोग इस मार्केट में शॉपिंग के लिए आया करती थी तो इस रेस्टोरेंट में मनपसंद खाना खाने ज़रूर आती थी। रात का वक्त, आज श्री और शिवी दोनों ही रणविजय के साथ चौहान हवेली आई हुई थी। आज पूरी फैमिली एक साथ डाइनिंग हॉल में बैठे हुए डिनर कर रही थी। अमन भी वहाँ आ गया था तो वो भी सभी के साथ डिनर कर रहा था। तभी कादम्बरी जी ने थोड़ा सीरियस लहजे में कहा, मुझे आप सभी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। कादम्बरी जी की बात सुनकर सभी लोग जो इस वक्त डिनर कर रहे थे कादम्बरी जी की तरफ देखने लगे, जैसे पूछना चाहते हो कि कौन सी बात करनी है। कादम्बरी जी ने बारी बारी से सभी की तरफ देखा और काफ़ी गंभीर आवाज़ में कहा, दरअसल मैंने एक फ़ैसला लिया है। तो रणविजय ने पूछा, कौन सा फ़ैसला माँ, बताइए। तो कादम्बरी जी ने निकू की तरफ देखते हुए कहा, निकू को लेकर मैंने एक फ़ैसला लिया है। निकू भी अब सवालिया नज़रों से कादम्बरी जी की तरफ देख रही थी और बाकी सभी लोग भी क्यूरियोसिटी के साथ कादम्बरी जी को देख रहे थे कि आखिर उन्होंने निकू को लेकर क्या फैसला किया है। तभी कादम्बरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा है कि मैं निकू के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। ये सुनना था कि तरुण जोर जोर से खांसने लगा। निकू को अब भी हैरानी से कादम्बरी जी को देख रही थी, पर रणविजय और अमन, उन दोनों के चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे। श्री ने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है माँ, निकू बहुत प्यारी लड़की है और भला ये ऐसे लड़के के लिए अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करे जो उसे छोड़ कर चला गया है। तो कादम्बरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ श्री, तुम मेरी बात समझ गई, इसके लिए शुक्रिया। मैं भी यही बात कर रही थी कि निकू को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है, इसलिए मैंने सोचा है। और तुम्हें पता है, मैंने तो उसके लिए लड़का ढूंढ भी लिया है। अब ये दूसरा झटका था तरुण को। पहले ही उसने बड़ी मुश्किल से पानी पीकर खुद को शांत और थोड़ा रिलैक्स किया था। तभी वो एकदम से बोली, ये क्या कह रही हैं आप बुआ जी? निकू निकू की दूसरी शादी कैसे हो सकती है? इसका पति अभी है, और अगर वो वापस लौट आया तो? तभी कादम्बरी जी ने कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर निकू का जीवन सुधर सकता है तो क्यों ना इसके लिए कोशिश करें। और किस पति की बात करे हो तुम, जो उसे छोड़कर चला गया है? और जो छोड़ कर जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता, और अगर वापस आ भी गया तो वो भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं रहता है। तरुण ने फिर से कहा, नहीं बुआ जी, निकू की शादी नहीं हो सकती। तो रणविजय ने कहा, तरुण चुपचाप बैठ जाओ और माँ की पूरी बात सुनो। तरुण अब चुपचाप वापस अपनी जगह बैठ गया। तभी कादम्बरी जी ने कहा,
हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैंने निकू के लिए एक लड़का पसंद किया है। श्री ने पूछा, कौन है वो माँ, बताइए ना। तो कादम्बरी जी ने मुस्कुराते हुए अमन की तरफ देखा और कहा, अमन। अमन को निकू बहुत पसंद है और उसने खुद ये बात मुझे कही थी। अब तो तरुण अमन को ऐसे देख रहा था जैसे अभी जाकर उसका गला ही दबा देगा। वहीं अमन एक स्माइल के साथ तरुण को देख रहा था जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। तरुण एक बार फिर से कहा, नहीं, निकू की शादी कहीं नहीं हो सकती और आप निकू से पूछिए क्या वो शादी करना चाहती है। तभी कादम्बरी जी ने कहा, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो तरुण, हम निकू की मर्जी भी ज़रूर जानेंगे, अब चुपचाप बैठ जाओ, अब बीच में बिल्कुल मत बोलना। तरुण बेचारा वापस बैठ गया पर मन ही मन उसे अमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने वो कर ही दिया जिसका डर तरुण को था। तभी कादम्बरी जी ने निकू से कहा, निकू तुम बताओ, क्या तुम्हें मेरा फैसला सही लगा। निक्कू, जो अभी तक बड़ी हैरानी से कादम्बरी जी को देख रही थी, उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा, माँ, आप मेरे लिए जो भी फैसला लेंगी मुझे पता है मेरे लिए अच्छा ही होगा। मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। अब तो तरुण का मन हो रहा था कि वो ज़ोर से चिल्लाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब उसे निक्कू पर भी रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि वो शादी करने को ऐसा कैसे कह सकती है। भले ही कादम्बरी जी उसकी और निकू की शादी की सच्चाई नहीं जानती थी, लेकिन अमर और निकू तो जानते थे ना। और बाकी सब भी, घर वाले भी, और बाकी सब घर वाले भी। हाँ, श्री को भी अभी तक तरुण की शादी के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि रणविजय ने अभी तक श्री को इस बारे में नहीं बताया था। रणविजय ने कहा, तरुण तुम ज़रा मेरे साथ स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तरुण ने खा जाने वाली नज़रों से अमन की तरफ देखा और चेयर से खड़े होकर वहाँ से निकल गया। रणविजय ने भी खड़े होते हुए कहा, मॉम मेरा खाना हो चुका है, मुझे ज़रा बिजनेस के सिलसिले में तरुण से बात करनी है तो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, कहकर वो भी स्टडी रूम की तरफ चला गया। कादम्बरी जी ने श्री से कहा, श्री मेरा फैसला सही है ना। तो श्री ने कहा, हाँ माँ, आपका फैसला बिल्कुल सही है और अगर अमन को भी निक्कू पसंद है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, आखिर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। अमन ने भी खड़े होते हुए कहा, ठीक है आंटी, मेरा खाना भी हो गया, अच्छा मैं भी स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे रणविजय से कुछ जरूरी बात करनी है। कादम्बरी जी ने उसे जाने का इशारा किया तो अमन भी वहाँ से स्टडी रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद स्टडी रूम का माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्माया हुआ था। तरुण गुस्से से अमन के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अमन, तुम मेरी बीवी से शादी करोगे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा अमन, जो आराम से सोफे पर बैठा हुआ था और अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। उसने एक नज़र तरुण की तरफ देखा और कहा, क्यों क्यों नहीं कर सकता मैं निकुल से शादी, मुझे वो पसंद है तो शादी तो मैं उससे ज़रूर करूँगा। और वैसे भी किस बीवी की बात कर रहा है तू, जिसे तू पूरी दुनिया के सामने अपना नहीं पाया, उस बीवी की बात कर रहा है जो तुम्हारे घर में किसी और की बीवी बनकर रह रही है, उसकी बात कर रहा है ना। तो रणविजय एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ वहीं बैठा हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा था। तरुण ने इस वक्त अमन की तरफ देख कर कहा, मैं तुझे कह रहा हूँ चुपचाप इस रिश्ते से पीछे हट जा, तू निकू से शादी नहीं कर सकता। अमन ने भी खड़े होते हुए कहा, क्यों नहीं कर सकता, अब तो मैं उससे शादी करके दिखाऊंगा, तू रोक सकता है तो रोक ले। रणविजय ने उन दोनों को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ दोनों और चुपचाप बैठकर मेरी बात सुनो। इस वक्त अमन और तरुण दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। रणविजय की आवाज़ सुनकर दोनों ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप वहीं सोफे पर बैठ गए। रणविजय ने अपना गला साफ करते हुए कहा, हाँ तो तरुण, अब तुम बताओ तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है। तरुण ने कहा, आप जानते हैं भाई कि मेरी प्रॉब्लम ये अमन है जो ज़बरदस्ती मेरी बीवी से शादी करने पर तुला हुआ है। तो रणविजय ने कहा, ये क्या तुम बार बार निकू को मेरी बीवी कह रहे हो, मेरे ख्याल से आज तक तुमने निकू को अपनी बीवी एक्सेप्ट किया नहीं है तो उस पर किस रिश्ते का हक जता रहे हो। तो तरुण ने कहा, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है पर मेरी शादी तो हुई है ना उसके साथ। तो रणविजय ने कहा, तो तुम कौन सा शादी को मानते हो तरुण, जब तुम्हारी नज़रों में इस रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं है, अब तुम्हें इतना हाइपर होने की ज़रूरत ही नहीं है। और करने दो ना उन्हें शादी, कम से कम ये दोनों खुश तो रहेंगे। तरुण ने इरिटेट होते हुए कहा, भाई आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं। तो अमन ने कहा, समझ तू नहीं रहा है हमारी बात, क्यों ज़बरदस्ती निक्कू को एक ऐसे रिश्ते में बांधे रखना चाहता है जिस रिश्तों को तू मानता ही नहीं है। तरुण ने अमन की तरफ देख कर दांत पीसते हुए कहा, तू तो चुप ही रहो अमन,
ज्यादा मत बोलो भाई, पर ये सब ठीक नहीं है, रणविजय ने खड़े होते हुए कहा। क्या सही नहीं है और क्या गलत है ये हम तय कर चुके हैं, लेकिन तुझे इतना ही ऑब्जेक्शन है तरुण, तो ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। अगले 3 दिनों में निकू को सबके सामने अपनी बीवी एक्सेप्ट करो, वरना 3 दिन बाद अमन की शादी निकू से मैं खुद करवाऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। रणविजय ने तरुण को वार्निंग वाला लुक दिया और वहां से चला गया। तरुण अब बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो भी नहीं जानता था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ये सभी लोग जो निकू और अमन की शादी करवाने पर तुले हुए थे, उनकी बातें भी तो कहीं गलत नहीं थी ना। उसने तो कभी निकू को वो हक दिया ही नहीं और ना ही वो सम्मान जो वो डिजर्व करती थी। अमन ने भी खड़े होते हुए कहा, अब 3 दिन है तुम्हारे पास, या तो निकू को एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं तो हूँ ही सही निकू को अपना बनाने के लिए। कहते हुए अमन ने एक चिढ़ाने वाली हंसी के साथ उसे देखा तो तरुण उसे कुछ कहने के लिए खड़ा ही हुआ था। तभी अमन ने कहा, बाय तरुण, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, इससे पहले कि तुम मेरा मर्डर कर दो। अमन वहां से चला गया। तरुण अब गुस्से से वहां रखी टेबल को लात मारते हुए बोला, व्हाट द हेल, सभी लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? और वो निक्कू, उसने किस शादी के लिए हाँ कर दिया? उसे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। वो भी स्टडी रूम से बाहर निकल गया। निकू तरुण के रूम में ही बैठे हुए अपना फ़ोन चला रही थी। इन कुछ दिनों में निकू फ़ोन को हैंडल करना अच्छे से सीख गई थी और इस वक्त वो फ़ोन में कोई वीडियो देख रही थी, जिसे देखकर निकू हंस रही थी। दरअसल उसमें कॉमेडी वीडियो प्ले हो रहा था, जिस वजह से निकू को बड़ी हंसी आ रही थी। तभी तेज आवाज़ के साथ रूम का डोर ओपन हुआ। निकू ने दरवाजे की तरफ देखा तो तरुण गुस्से से उसे घूर रहा था। तरुण ने रूम का डोर बंद किया और निकू की तरफ बढ़ते हुए कहा, बड़ी खुश हो रही हो तुम अमन के साथ शादी करने का सोचकर? निकू ने खड़े होते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? और मैं इस वजह से नहीं खुश हो रही हूँ, मैं तो ये वीडियो। कहते हुए निकू जैसे ही तरुण को वो वीडियो दिखाने लगी, तरुण ने अब उसके हाथ से फ़ोन खींचकर उसे फर्श पर पटक दिया, जिससे फ़ोन फर्श पर गिरते ही टूट कर बिखर गया। तरुण ने अब निकू की बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे उस अमन के साथ शादी करती हो। अरे अमन के साथ तो क्या, मैं तुम्हें किसी के साथ शादी नहीं करने दूंगा। श्री रणविजय के रूम की बालकनी में रेलिंग के सामने खड़ी हुई सामने की तरफ देख रही थी। इस वक्त उसने अपने हाथ बांधे हुए थे। श्री ने इस वक्त नाइट सूट पहना हुआ था और उसके लंबे बाल खुले हुए थे, जो वहाँ चल रही थी, हवा में लहरा रहे थे। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो समझ गई कि कौन होगा। उसने बिना देखे ही कहा, आ गए तुम, कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। फिर पीछे मुड़कर देखा तो रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो मेरी मौजूदगी को भी फेल कर रही थी हो। फ़ोन पर वैसे क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? श्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो वहाँ बैठकर बात करते हैं। रणविजय ने कहा, ओके मैम, चलिए। श्री भी उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। फिर श्री को सोचते हुए बोली, ये तरुण और निकू का क्या चल रहा है रणविजय? रणविजय ने कहा, क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो श्री ने कहा, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सच सच बताओ, निकू कौन है और तुम्हारे साथ क्यों आई है यहाँ पर? और आज तरुण इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा था? माँ ने यही सोचा है ना कि निकू को भी खुश रहने का अधिकार है। वो भला ऐसे इंसान के लिए अपनी लाइफ बर्बाद क्यों करे? रणविजय शांति से श्री की बात सुन रहा था। श्री के सवाल अपनी जगह जायज़ थे, क्योंकि श्री को सच नहीं पता था। रणविजय ने उसे शांत करवाते हुए कहा, रिलैक्स और मेरी बात ध्यान से सुनो। सच वो नहीं है जो तुम्हें नज़र आ रहा है। श्री ने पूछा, मतलब? तो क्या सच है? रणविजय ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, दरअसल निकू तरुण की ही बीवी है। ये सुनकर श्री एकदम चौंकते हुए खड़ी हुई। वॉट, ये क्या कह रहे हो तुम? और तरुण की शादी निक्कू से कब हुई? तभी कुछ याद आते ही श्री ने कहा, ओह, इसलिए निक्कू तुम दोनों के साथ यहाँ आई है। रणविजय ने कहा, बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। श्री वापस बैठ गई तो रणविजय ने धीरे धीरे करके उसे निक्कू और तरुण की शादी के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर श्री ने अपना माथा पकड़ लिया। माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? और तरुण ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर उसकी शादी हुई है निक्कू के साथ, ये कोई खेल तो नहीं है ना? निक्कू इसी घर में रह रही है, वो भी बिना किसी पहचान के, जबकि उसका हक बनता है तरुण से पूरी दुनिया के सामने अपनी बीवी एक्सेप्ट करे। रणविजय ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, तरुण को निक्कू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। एक तरफ वो निक्कू को किसी और की होने नहीं देना चाहता और दूसरी तरफ खुद भी निक्कू को सबके सामने नहीं अपना रहा। तो बस इसलिए हम
हमने सोचा कि क्यों ना निकू की शादी अमन से करवा दें। अमन वैसे भी निकू को बहुत पसंद करता है। कहते हुए रणविजय के होठों पर स्माइल आ गई। श्री ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कोई खेल है? और शादी तो हुई है ना, और बिना डाइवोर्स की अमन की शादी, और अमन ये जानती हुए भी निकू तरुण की बीवी है, उसके बाद भी उसे पसंद करता है। तो रणविजय ने कहा, अब जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उसे शांति से सुनना और दिमाग को ठंड रखकर सोचना। फिर रणविजय ने श्री से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर श्री की हैरानी की सीमा ना रही। अब तुम्हें समझ में आया कि ये सब क्या चल रहा है? श्री ने कहा, पहले तो मुझे तरुण की क्लास लेनी होगी कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब कुछ साल मैं यहाँ नहीं थी तो तरुण पूरी तरह से मनमानी करने लगा। अभी जाकर मैं उसकी क्लास लगाने वाली हूँ। श्री जैसे ही खड़ी होकर जाने लगी, रणविजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे श्री सीधा रणविजय की गोद में गिर गई। रणविजय ने श्री की कमर थामते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है उसे बात करने जाने की, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो और सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। श्री ने कहा, मेरा दोस्त है। तो रणविजय ने कहा, और मेरा भाई भी है वो, और मुझ पर इतना तो ट्रस्ट करो, मैं ऐसे ही कोई फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेता हूँ। अब तुम सिर्फ मुझ पर फोकस करो। श्री ने कहा, तुम पर क्या फोकस करना है? तो रणविजय ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी दोस्ती को काफ़ी वक्त बीत गया है, तो हमें अपने रिलेशनशिप को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए? मतलब कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं ना? रणविजय की बात सुनकर श्री ने शर्माते हुए अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। तो रणविजय ने कहा, मैडम, और कितना इंतज़ार करवाने वाली हो तुम मुझे? देखो, अब चुपचाप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, वरना तुम जानती हो ना कि मुझे ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना भी आती है। श्री ने रणविजय की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, तो तुम मुझे धमकी देकर गर्लफ्रेंड बनाओगे क्या? तो रणविजय ने कहा, अगर तुम मेरी बात सीधी तरीके से नहीं मानती तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड, कहकर उसने श्री को सोफे पर लेट कर उसके ऊपर आते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। मैंने तुम्हें काफ़ी वक्त दे दिया। वैसे तो मुझे किसी और के साथ देख भी नहीं सकती हो और खुद मेरी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार भी नहीं हो। श्री ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम किसी की तरफ देखो या ना देखो। रणविजय ने उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा, झूठी, कल तुमने ये तो देखा कि मैं तुम्हें लेकर पॉजेसिव हो रहा था, लेकिन जब वो लड़की मुझे आकर टकराई और मुझसे स्माइल करते हुए बात कर रही थी, तब देखा था मैंने तुम्हारा चेहरा कैसे गुस्से से लाल हो गया था। तुम तो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा ही खा जाओगी। श्री ने कहा, वो तो लड़की पागल थी, ऐसे कैसे आकर तुमसे टकरा सकती थी, और तुम क्यों उससे मुस्कुरा कर बात कर रहे थे, बताओ मुझे। श्री को वो याद आते ही अब फिर से रणविजय पर गुस्सा आने लगा। तो रणविजय ने हंसते हुए कहा, देखा, ऐसा बिहेव तो सिर्फ गर्लफ्रेंड या फिर बीवी ही करती हैं, दोस्त नहीं। इसलिए मेरे सामने ये दोस्ती का ड्रामा बंद करो, अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। श्री ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, और पहले मुझे प्रॉमिस करो तुम किसी से बात नहीं करोगी, नहीं तो वो अपनी जान से जाएगी, मैं तुम्हारी भी जान ले लूँगी। रणविजय ने कहा, नहीं करूँगा जान, मैं तो सिर्फ तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए कर रहा था। मुझे तुम्हारा रिएक्शन देखना था, और तुम्हारा रिएक्शन सेम वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। अब फालतू की बातें मत करो, हमें अपने रिश्ते की शुरुआत कैसे करनी है वो सोचो, ये सब नहीं। हमारी फर्स्ट फेज़ अब है, जब प्यार हम दोनों के जहन में है। उस वक्त सिर्फ नफ़रत थी, बदले की भावना थी, लेकिन आज हमारे दिल में तुम्हारे लिए एहसास है, और तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। तो होगी ना आज हमारी फर्स्ट किस? कहने के साथ ही श्री के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। श्री ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और रणविजय की किस में साथ देने लगी, क्योंकि आज उनके दिल में और दिमाग किसी भी तरह की नफ़रत नहीं थी, किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं थी, था तो सिर्फ प्यार। आज आसमान पूरा तारों से ढका हुआ था। तारों की छाँव में दो प्यार करने वाले एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। तभी उन दोनों के कानों में शिवी की आवाज़ आई, मम्मा आप यहाँ हैं। शिवी की आवाज़ आते ही श्री ने जल्दी से रणविजय को खुद से दूर धकेला, और उसका नतीजा ये हुआ कि रणविजय सीधा फर्श पर जाकर गिरा, और वो हैरानी से श्री को देखने लगा। श्री हड़बड़ाते हुए सोफे से खड़ी हुई और अपने कपड़े सही करते हुए बालकनी के डोर की तरफ देखने लगी, जहाँ पर शिवी खड़ी उसे ही ढूंढ रही थी। श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे शिवी, तुम आओ बेटा, क्या हुआ? शिवी भागते हुए श्री के पास आए, लेकिन जब उसकी नज़र रणविजय पर गए, जो फर्श पर अभी भी बैठा हुआ कभी श्री को तो कभी शिवी को देख रहा था,
तो उसने रणविजय से पूछा, डैड आपको क्या हुआ, आप फर्श पर ऐसे क्यों बैठे हैं। रणविजय अब समझ गया था कि श्री ने उसे ऐसे क्यों धकेला था। उसने ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए कहा, वो मैं कुछ नहीं बेटा, वो मेरी आदत है रात को फर्श पर बैठकर योगा करने की, तो बस मैं वही कर रहा था। रणविजय ऐसे अचानक से फर्श पर गिरा था तो उसकी कमर में वाकई में चोट लगी थी, लेकिन वो श्री और शिवी के सामने जता नहीं रहा था। उसने किसी तरह से खड़े होते हुए कहा, शिवी मेरा बच्चा क्या हुआ, तुम्हें मम्मा डैडा की याद आ रही थी। शिवी ने कहा, मुझे ना नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं आपके पास सोने आई। तो रणविजय ने कहा, मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, चलो मेरे बच्चे को नींद नहीं आ रही है। कहकर रणविजय शिवी को रूम में ले गया। रणविजय ने शिवी को बेड पर लिटाया और खुद भी उसके बगल में ही लेटकर प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। रणविजय ये तुम्हें परेशान करेगी, मैं इसे अपने रूम में ले जाती हूँ। रणविजय ने कहा, तुम भी यहीं सो जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। श्री पहले तो सोचा, लेकिन फिर उसे भी इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई, क्योंकि अब वो रणविजय पर इतना तो भरोसा कर ही सकती थी। इसलिए वो भी शिवी के बगल में आकर लेट गई। अब दोनों ही प्यार से शिवी के बालों में उंगलियां फेर रहे थे और दूसरे हाथ से उसे धीरे धीरे थपकियां दे रहे थे। कुछ देर में नन्ही शिवी भी नींद की आगोश में चली गई और शिवी को सुलाते सुलाते श्री भी खुद भी सो गई। पर रणविजय प्यार से अपनी बेटी और अपनी नई बनी गर्लफ्रेंड को देख रहा था। उसने तो सोच लिया था कि अब वो श्री से शादी करने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा और जल्द से जल्द श्री को पूरी तरह से अपना बना लेगा। आखिर वो भी चाहता था कि उसकी फैमिली उसके पास ही रहे, पर शायद उनके प्यार को अभी कई आजमाइशों से गुजरना बाकी था। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या आजमाइश थी, लेकिन कहते हैं ना कि सोना आग में तप कर ही और निखरता है, तो प्यार भी कुछ ऐसा ही होता है। जितनी आजमाइशों से गुजरता है वो उतना ही ज़्यादा गहरा होता है। दूसरा दिन निको मिरर के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। उसने इस वक्त ब्लू कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था। वो अपने दुपट्टे को गले से सही तरह से डालते हुए अपने आप को मिरर में निहार रही थी। उसने बिंदी अपने माथे पर लगाई और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही है। उसने आँख का काजल लेकर अपनी कान के पीछे लगा दिया। तभी उसकी नज़र बेड पर बैठे हुए तरुण पर पड़ी, जो उसे बुरी तरह से घूर रहा था। निकल ले, अब तो ज़रूर नज़र लगेगी। वो भी इसी की तरुण ने कहा, लग चुकी है। और कहाँ चली तुम सुबह सुबह तैयार होकर। निको ने पलटकर तरुण की तरफ देखा, फिर उसे इग्नोर करते हुए अपना फ़ोन उठाया और रूम से बाहर जाने लगी। तरुण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुमने मेरी बात सुनी नहीं, कहाँ जा रही हो बोलो। निको ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, वो माँ ने कहा है कि मुझे आज अमन जी के साथ जाना है कुछ शॉपिंग करने के लिए, बस वहीं जा रही हूँ। तरुण को पहले ही कल रात की वजह से गुस्सा आ रहा था और फिर से निको की ऐसी बातें सुनकर तरुण का गुस्सा पहले से और हाई हो गया। उसने निको को अपने सामने करते हुए कहा, कहीं नहीं जा रही हो तुम, समझी, चुपचाप यहीं बैठी रहो। निको ने भी जिद करते हुए कहा, क्यों नहीं जाऊँगी, देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे देर हो रही है, जाने दो। कहकर निको ने उसे साइड किया और वहाँ से बाहर निकल गई। तरुण ने हैरानी से कहा, इस लड़की को ज़रा डर नहीं लगता, ये अपने ही पति के सामने किसी और के साथ जा रही है, मैं भी देखता हूँ कैसे जाती है। अभी वो सीढ़ियों तक पहुँची ही थी कि तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे हुए अमन पड़ गई, जो कादम्बरी के साथ बैठे हुए कुछ बात कर रहा था। निको ने कादम्बरी जी के पास जाते हुए कहा, माँ मैं तैयार हो गई। तो कादम्बरी जी ने कहा, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, जाओ शॉपिंग के लिए देरी हो रही है ना, और तुम्हें वहाँ जो भी पसंद आए सब खरीद लेना, वैसे भी 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है, और सबसे खूबसूरत वाला लहंगा लेना। तरुण ने चढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ लहंगे की पूरी दुकान खरीद लेना कि शादी हो रही है। कादम्बरी जी को उसका बिहेव समझ नहीं आ रहा था। उसने हैरानी से कहा, क्या हुआ था तरुण, तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो। तरुण ने कहा, कुछ भी नहीं बुआ जी, वो मैं कह रहा था कि मैं भी साथ में चला जाऊं क्या। अमन ने कहा, तुम क्या करोगे जाकर, वैसे भी शादी निकू और मेरी है ना, तो जाहिर सी बात है जो भी शॉपिंग होगी हम दोनों की पसंद से होगी, तुम वहाँ बोर हो जाओगे। तरुण ने दांत पीसते हुए अमन की तरफ देखा और ज़बरदस्ती की स्माइल करते हुए कहा, अमन तुम मेरा दोस्त है ना, तो थोड़ा फ़र्ज़ मेरा भी बनता है तुम्हारी शादी की शॉपिंग में हेल्प करने का, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। अब भला कोई भी क्या मना करता। कादम्बरी जी ने कहा, ठीक है चले जाओ। वहीं निकू ने मन ही मन कहा, हो गया बेड़ा पार, हो गई मेरी शॉपिंग,
अमन ने खड़े होते हुए कहा, चलो देर हो रही है क्योंकि इसके बाद मुझे ज़रूरी मीटिंग के लिए भी जाना है। अमन मेन एड्रेस की तरफ बढ़ गया। निको भी चुपचाप अमन के साथ साथ मेन एड्रेस की तरफ बढ़ गई। वो अमन के साथ बातें भी किए जा रही थी। वहीं तरुण उनके पीछे चलते हुए कहा जाने वाली नज़रों से कभी अमन को तो कभी निको को घूर रहा था और मन ही मन शायद ढेर सारी गालियां भी वो अमन को दे रहा था। अमन जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। निको जैसे ही फ्रंट सीट का डोर ओपन कर बैठने वाली थी तभी तरुण ने जल्दी से डोर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम यहाँ कहाँ बैठ रही हो? चलो पीछे बैठो, ये मेरे दोस्त की गाड़ी है इसलिए फ्रंट सीट पर मैं बैठूंगा। तरुण की ये बचकानी बात सुनकर अमन ने कहा, तरुण तू पागल हो गया है क्या? और वैसे भी निकू मेरी होने वाली वाइफ है और अगर ये मेरे साथ कहीं जा रही है तो फ्रंट सीट पर यहीं बैठेगी। तरुण ने कहा, मैं तेरा बहुत पुराना यार हूँ, समझा? फिर निकू से कहा, अब तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ पीछे जाकर बैठो। निकू को तो तरुण पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी वो 10 बात उसे सुना दे, लेकिन वो चुपचाप जाकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई और विंडो से बाहर देखने लगी। तरुण एटीट्यूड के साथ फ्रंट सीट पर बैठा और उसने जानबूझकर रियर मिरर भी ऐसे सेट किया था कि पीछे बैठी निकू साफ नजर आए। लेकिन अमन ने वापस रियर व्यू मिरर को सेट करते हुए कहा, क्या कर रहा है? ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ या तू? अब मेरी गाड़ी में बैठा है ना तो चुपचाप बैठ, छेड़खाड़ी करना बंद कर। तरुण ने कहा, ये अपना एटीट्यूड मुझे मत दिखा, चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर। अमन ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, इसका अलग ही चल रहा है, पता नहीं चाहता क्या है। वहीं निक्कू आगे बैठे तरुण और अमन की बहस सुन रही थी, लेकिन उसने बीच में बोलना सही नहीं समझा और चुपचाप विंडो से बाहर देखने लगी। कुछ देर में उनकी गाड़ी शहर की बड़ी सी मॉल के आगे आकर रुकी। इससे पहले कि अमन निक्कू की साइड का डोर ओपन करता, तरुण फुर्ती से बाहर निकला और निक्कू की साइड का डोर ओपन कर उसने निक्कू को बाहर आने के लिए कहा। निक्कू चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गई और उससे पहले ही अमन ने निक्कू का हाथ पकड़ स्माइल करते हुए कहा, चलो निक्कू, तुम्हें यहाँ से जो खरीदना है तुम खरीद सकते हो, पर लहंगा तुम मेरी पसंद का ही लेना। निक्कू ने स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। तरुण इससे पहले कुछ कहता, अमन निक्कू को अपने साथ आगे आगे लेकर आया। तरुण ने फ्रस्ट्रेशन से उसे आगे जाते हुए देखा, खुद भी उनके पीछे पीछे चला गया और जल्दी जाकर दूसरी तरफ से निक्कू का हाथ पकड़ लिया। निक्कू हैरानी से तरुण की तरफ देखी। तरुण ने सामने की तरफ देखते ही कहा, ऐसे क्या देख रही हो? सामने की तरफ देखो। निक्कू मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, इनका अलग ड्रामा चल रहा है, पता नहीं चाहते क्या है। अब तक वो लोग एक डिज़ाइनर स्टोर पर पहुंच चुके थे, पर तरुण ने यहाँ भी अपनी दखल अंदाजी पूरी तरह बनाई रखी थी। अमन जिस भी ड्रेस को पसंद करता, तरुण उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल कर उसे हटा देता और जानबूझकर अपनी मनपसंद ड्रेस में ऐड करवा देता था। निक्कू का तो मन कर रहा था कि अपना ही सर फोड़ ले। आखिरकार उन तीनों की शॉपिंग खत्म हुई और वो लोग फूड कोर्ट की तरफ चले गए। यहाँ तक कि तरुण ने निक्कू को लहंगा भी अपनी पसंद का ही लेने दिया था। अमन की पसंद किए हुए लहंगे में उसने 1000 तरह की कमियां दिखा दी थी, जिस वजह से वहाँ अमन और तरुण का झगड़ा होते होते बचा था। लेकिन निक्कू ने किसी तरह से मामले को शांत कराया, क्योंकि झगड़ा अमन की तरफ से नहीं बल्कि तरुण की तरफ से होने वाला था। और आखिरकार निक्कू ने इस लहंगे को पसंद किया, जिसके लिए तरुण जिद कर रहा था। खाने का इंतजार करते हुए तरुण अपना फ़ोन देख रहा था और बीच बीच में अमन तरुण की तरफ ही देख रहा था। खाने को आने में भी देर थी, इसलिए तरुण ने कहा, मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ। लेकिन वो वॉशरूम जाने की बजाय वहीं एक कोने में खड़े होकर किसी का नंबर डायल करने लगा। कुछ देर बाद ही सामने से कॉल उठा लिया गया। दरअसल ये कॉल उसने अपने असिस्टेंट को लगाया था। सामने से तरुण के असिस्टेंट रोहित ने कहा, जी सर कहिए। तो तरुण ने कहा, सुन मेरी बात, चुपचाप अमन के लिए ऑफिस में कोई अर्जेंट काम निकलवा और अमन के असिस्टेंट से उसे कॉल भी करवा। रोहित ने कहा, पर सर अमन सर का तो अभी ऐसा कोई काम नहीं है, तो मैं नया काम कहाँ से पैदा करूँ? तो तरुण ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, तुझे जो काम कहा है ना वो काम कर, वरना कल से ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, समझा? ये कहकर तरुण ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर डेविल स्मेल के साथ कहा, निको के साथ शादी करने का तेरा सपना तो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। अमन, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम दोनों की शादी होती है। फिर वो वापस अपनी जगह में जाकर बैठ गया। अभी उसे आए ज़्यादा वक्त नहीं बीता था कि 2 मिनट बाद ही अमन के असिस्टेंट का फ़ोन आ गया। अमन ने कॉल कान पर लगाया तो सामने उसके असिस्टेंट ने कहा, सर आपको जल्द से जल्द अभी ऑफिस आना होगा। अमन ने पूछा, ऑफिस पर क्यों? तो उसके असिस्टेंट ने कहा, सर यहाँ पे एक ज़रूरी काम निकल आया है और आपका यहाँ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ सर जल्दी कीजिए। अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके ठीक है, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। इतना कहकर अमन ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तरुण ने पूछा, क्या हुआ, तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो? तो अमन ने इरिटेट होते हुए कहा, पता नहीं अचानक से कौन सी आफत आ गई है ऑफिस में, मेरे असिस्टेंट ने कहा है कि मुझे ऑफिस आना ही होगा। तो तरुण ने कहा, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो, चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भाई का सारा
गुस्सा निकल जाए। निकू को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तरुण और अमन की बात से निकू बोली, आपको ज़रूरी काम है तो आप चले जाइए, मैं तरुण के साथ घर चली जाऊंगी। अमन ने कहा, ठीक है, मैं शाम को आकर तुमसे मिलता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला गया। अमन के जाते ही तरुण के चेहरे पर स्माइल आ गई। आखिर इसका काम जो हो गया था। फिर उसने निकू से कहा, हाँ तो निकू, तुम्हें जो खाना है तो मंगवा लो। निकू जो अपना फ़ोन देख रही थी, उसने एक नज़र तरुण की तरफ देखा और फिर कहा, तरुण जी, अमन जी ने जो मेरे लिए ऑर्डर किया है, मेरे लिए वही काफ़ी है। निकू के मुंह से अमन का नाम सुनकर तरुण को भी बहुत गुस्सा आया और उसने फिलहाल कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद तरुण ने कहा, निकू, क्या तुम वाकई में अमन से शादी करना चाहती हो? निकू ने पहले तो बिना किसी भाव के सामने अरुण की तरफ देखा और वापस अपना फ़ोन देखते हुए कहा, हाँ, और हमारी शादी तो 2 दिन में होने वाली है ना, तो अभी सवाल क्यों पूछ रहे हो? तरुण उसके हाथ से फ़ोन खींचते हुए बोला, मेरी तरफ देख कर जवाब दो। तो निको ने भी चिढ़ते हुए कहा, तुम बार बार मुझसे क्या सुनना चाहते हो तरुण? अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तरुण अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक लड़की ने आकर पीछे से तरुण के गले में अपनी बाहें डाली और झुककर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तरुण बेबी, कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम्हें कितने कॉल किया, कितने मैसेज किया, पर तुमने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। लड़की ने सामने आते हुए कहा। तरुण ने एकदम से हड़बड़ाते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी उस लड़की ने कहा, क्या बात कर रहे हो तरुण? हम लोगों ने एक साथ कितना टाइम स्पेंड किया है और तुम मुझे नहीं जानते हो? वैसे ये कौन है? तरुण कुछ कहने वाला था कि तभी निक्कू, जो खा जाने वाली नज़रों से कभी तरुण को तो कभी उस लड़की को देख रही थी, फिर स्माइल के साथ कहा, मैं तरुण की होने वाली भाभी हूँ। मेरे ख्याल से तुम दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए। अच्छा तरुण, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। जब तुम इससे फ्री हो जाओ तो बाहर आ जाना। ये कहकर निकू ने अपना सामान उठाया और वहाँ से चली गई। इससे पहले कि तरुण उसे रोकता, उस लड़की ने कहा, वो लड़की समझदार है, उसे पता है कि हम दोनों के बीच में उसका क्या काम। तरुण तरुण ने चेयर से खड़े होते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। तरुण जैसे ही वहाँ से जाने वाला था, उस लड़की ने तरुण का हाथ पकड़ते हुए कहा, तरुण बेबी, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझे प्यार। तभी तरुण ने फ्रस्ट्रेशन से कहा, शट अप, कोई प्यार नहीं करता मैं तुमसे, और ना ही तुम्हें। रात गई बात गई, अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसे घूरने वाला लुक दिया और निकी के पीछे पीछे चला गया। कुछ देर बाद तरुण की गाड़ी चौहान हवेली पहुंची। तरुण ने रास्ते में कई बार निकू से बात करने की कोशिश की, पर निकू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे इग्नोर करते हुए चुपचाप बैठी रही। तरुण एक बार फिर से निकू से बात करने की कोशिश करने लगा, पर निकू ने उसे इग्नोर किया और अपनी साइड का डोर ओपन कर बाहर निकल गई। तरुण ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, इस लड़की को कैसे समझाऊं? कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। पूरे 2 दिन तक लिखो इग्नोर ही करती रही, यहाँ तक कि वो रात को भी अपने ही रूम में सोने जाती थी। आखिरकार शादी वाला दिन भी आ ही गया। शादी सिर्फ छोटे तौर पर ही हो रही थी, मतलब सिर्फ परिवार के लोग ही इसमें शामिल हो रहे थे। हाल ही में मंडप लगाया गया था, पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे थे। वहीं तरुण बेचैनी से अपने रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। तरुण ने अभी तक चेंज नहीं किया था। वो आखिरी वक्त तक हार नहीं मानना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। वहीं अपने रूम में निकू दुल्हन के जोड़े में तैयार मिरर के सामने ही बैठी हुई थी। मेकअप आर्टिस्ट कुछ देर पहले ही उसे तैयार करके वहाँ से गई थी। निकू, जिसकी आंखों में उदासी नजर आ रही थी, क्यों, ये तो वो भी नहीं जानती थी। वहीं श्री ने उसका दुपट्टा सही करते हुए कहा, क्या हुआ निकू, क्या सोच रही हो? तो निकू ने मिरर से ही श्री की तरफ देखा और कहा, दीदी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो श्री ने कहा, निकू, आज तो बहुत खुशी का दिन है ना, तो तुम्हारे चेहरे पर तो स्माइल होनी चाहिए। निकू ने पलटकर श्री की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, दी, मेरा दिल घबरा रहा है, सब सही तो होगा ना? तो श्री ने कहा, सब सही होगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा, तुम मेरा थोड़ी देर यहाँ इंतज़ार करो, मैं नीचे जा रही हूँ। जैसे ही माँ कहेंगी तुम्हें लाने के लिए, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आ जाऊँगी, ठीक है? निकू ने अपना सर हाँ में हिलाया तो श्री रूम से बाहर निकल गई। श्री ने आज मैरून कलर की डिज़ाइनर साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। बालों पर गजरा भी लपेटा हुआ था। श्री आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए तो रणविजय की नज़रें बार बार श्री पर ही बनी हुई थी बराबर। रणविजय ने तो सोच लिया था कि वो जल्द से जल्द श्री को शादी के लिए मना लेगा। श्री जब नीचे आई तो कादम्बरी जी ने श्री से पूछा, श्री,
निकू तैयार हो गई है ना? श्री ने कादम्बरी जी का हाथ थामते हुए कहा। हाँ माँ, वो बिल्कुल तैयार है। जब पंडित जी कहेंगे तब मैं उसे नीचे ले आऊंगी। तभी रणविजय ने अपना गला साफ करते हुए श्री का ध्यान अपनी तरफ खींचा। श्री ने रणविजय की तरफ देखा तो रणविजय ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। श्री समझ गई कि रणविजय क्या कह रहा है, इसलिए उसने भी इशारे से उसे मना कर दिया। तो रणविजय ने उसे घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो कि चलो मेरे साथ। तो श्री ने भी मुंह बनाते हुए एक बार फिर से ना जाने का इशारा किया। रणविजय ने अपनी आई रोल करते हुए श्री का हाथ पकड़ा और कहा, श्री चलो, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पर तभी श्री ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, अभी कोई ज़रूरी बात नहीं, बाद में बात करना। वो वापस कादम्बरी जी के पास आकर बैठ गई। कादम्बरी जी काफ़ी देर से अपने बेटी की हरकतों को नोटिस कर रही थी। उन्होंने हंसते हुए श्री से कहा, श्री क्यों इतना परेशान कर रही हो मेरे बेटे को? चले जाओ ना, शायद वाकई में कोई ज़रूरी बात करनी हो। श्री कादम्बरी जी की बात का मतलब समझ गई थी, इसलिए उसने शर्माते हुए कहा, माँ आप भी ना, बस। तो कादम्बरी जी ने हंसते हुए कहा, बेटा मैं भी समझ सकती हूँ, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि जल्द ही तुम दोनों की शादी का मुहूर्त भी निकलवा लूँ और जल्द से जल्द तुम्हें बहू बनाकर घर ले आऊँ। तभी रणविजय ने कहा, हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था, आप कल ही पंडित जी से मुहूर्त निकलवाइए। अब मैं अपनी शादी में ज़्यादा देर नहीं करूँगा। श्री तो रणविजय की बात सुन हैरान रह गई। वहीं कादम्बरी जी को भी हंसी आ गई। वहीं निकू अभी भी मिरर के सामने बैठी हुई एकटक खुद को ही देखी जा रही थी। उसे वो वक्त याद आ रहा था जब तरुण की उसके साथ शादी हुई थी। हालांकि वो शादी ज़बरदस्ती की हुई थी, क्योंकि उसमें निकू मजबूर थी और तरुण वो तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था। फिर बार बार तरुण का उसे पत्नी मानने से इनकार करना, ये सब याद आते ही निकू की आंखों में नमी आ गई। निकू उन लड़कियों में नहीं थी जिसके लिए शादी कोई खेल हो। उसके गांव में लड़कियों को बचपन से ही यही सिखाया जाता था कि एक बार आपकी शादी हो जाती है तो तुम्हें वो रिश्ता पूरी शिद्दत के साथ निभाना ही होगा। फिर उसके बाद तुम पर और तुम्हारे दिल पर सिर्फ तुम्हारे पति का ही हक होगा, किसी और का नहीं। शादी की रस्में निकू के लिए बहुत मायने रखती थी। तभी उसके रूम का डोर एक बार फिर से खुला। निकू ने मिरर से देखा तो तरुण उसकी तरफ ही आ रहा था। वहीं तरुण ने जब निकू को दुल्हन के वेश में देखा तो कुछ पल के लिए देखता ही रह गया। निकू बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और मेकअप में तो निकू थोड़ी मैच्योर भी लग रही थी, वरना हमेशा ही वो छोटी बच्ची की तरह लगती थी। निकू ने खड़े होते हुए पूछा, तरुण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकू की आवाज़ सुनकर तरुण अपने होश में आया और निकू के सामने जाकर खड़े होते हुए बोला, निकू तुम ये शादी नहीं करोगी। तरुण की बात सुनकर निकू ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, इन बातों का कोई मतलब नहीं है तरुण, तुम बार बार यही बातें क्यों लेकर बैठती हो? और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम चाहते क्या हो। तरुण ने वापस उसे अपने सामने करते हुए कहा, मैं वही चाहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ कि तुम ये शादी नहीं करोगी। तो इस पर निकू ने गुस्से से कहा, क्यों, मुझे एक कारण बताओ। तो तरुण ने उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मैं नहीं चाहता तुम्हारी शादी अमन से या किसी और से हो। तरुण की बात सुनकर निकू के होठों पर सार्कास्टिक वाली स्माइल आई। उसने तरुण से पूछा, ये बात तुम अकेले मुझसे अक्सर कहते रहते हो, क्या पूरी दुनिया के सामने इस बात को स्वीकार करने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? तरुण निकू के सवाल को सुनकर एकदम से चुप रह गया, क्योंकि वाकई में उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो खुद ही अंदर अपनी ही उधेड़ बुन में लगा हुआ था। तभी निकू एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, नहीं है ना जवाब तो चले जाओ यहाँ से, और आइंदा से मुझे बार बार इस शादी के लिए मना करने के लिए मत कहना। तरुण ने कहा, ठीक है, तुम्हें यही प्रॉब्लम है ना कि मैं तुम्हें सबके सामने अपनी बीवी स्वीकार नहीं करता हूँ, तो आज तुम्हारी ये शिकायत भी दूर कर दूंगा। ये कहकर तरुण ने निकू का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर रूम से बाहर ले गया। निकू तरुण के पीछे पीछे चलते हुए हैरानी से उसे देख रही थी। तरुण सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। वहीं निकू एकटक तरुण को ही देखे जा रही थी। वहीं नीचे हॉल में मौजूद लोग जो आपस में बात कर रहे थे, सभी की नज़रें एकाएक तरुण और निकू पर जाकर ठहर गई। कादम्बरी जी और श्री ने एक दूसरे की तरफ देखा और वापस निकू और तरुण की तरफ देखा। कुछ ही देर में तरुण निकू को नीचे हॉल में ले आया और सभी की तरफ देखते हुए कहा, ये शादी नहीं होगी। कादम्बरी जी ने पूछा, क्यों? वहीं रणविजय ने अपना सवाल किया, ये शादी क्यों नहीं होगी? तरुण तुम्हें पता है ना, आज निकू की शादी अमन से हो रही है। तभी तरुण ने चलते हुए ही कहा, नहीं हो रही है, बल्कि अमन से तो क्या, इसकी शादी किसी से भी नहीं होगी और मैं होने भी नहीं दूंगा। रणविजय ने बिना किसी भाव के उसे देखते हुए पूछा, तुम होते कौन हो शादी से मना करने वाले? अब सभी की सवालिया नजरें तरुण पर थी, साथ ही साथ निकू की भी नजरें तरुण पर थी। वो भी अपने सवाल का जवाब चाहती थी कि क्या तरुण सबके सामने उसे अपनी बीवी बोलकर उस पर अपना हक जताएगा या अब भी चुप रह जाएगा। लेकिन जैसा कि उसने सोचा भी नहीं था,
तरुण ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, क्योंकि ये मेरी बीवी है और शादीशुदा है, तो भला ये किसी और से शादी क्यों करेगी। तभी निकू ने कहा, क्या तुम इसलिए मुझे रोकना चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो मुझे किसी और से शादी नहीं करना चाहिए। निकू की बात पर श्री ने भी कहा, हाँ तरुण, जवाब दो कि किसी को अपनी बीवी कहने में और उसे बीवी का हक देने में फ़र्क होता है। तरुण ने निकू की तरफ देखा और उसकी आंखों में ही देखते हुए कहा, ये बात सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ निकू, बल्कि मैं आज सबके सामने तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा। ये कहकर तरुण वापस निकू का हाथ पकड़कर उसे मंडित की तरफ ले गया और पंडित जी से कहा, पंडित जी, शादी की रस्में शुरू कीजिए। निकू हैरानी से तरुण को देख रही थी। वहीं रणविजय और श्री के फेस पर एक विनिंग वाली स्माइल थी और कादम्बरी जी की फेस पर भी स्माइल थी। दरअसल कादम्बरी जी को तो पहले से ही पता था कि निकू तरुण की बीवी है और ये बात रणविजय ने पहले ही कादम्बरी जी को बता दी थी, लेकिन तरुण किसी के भी सामने निकू को अपनी बीवी स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए वो लोग चाहते थे कि निकू को उसका हक मिले। तरुण ने निकू की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हें सबके सामने अपनी बीवी स्वीकार कर रहा हो ना, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ये सुनकर निकू की आंखों की नमी अब आंसू के रूप में बाहर आ गई। तरुण और निकू अब दोनों ही हवन विधि के सामने बैठे हुए थे और पंडित जी के बताए अनुसार सारी विधियां कर रहे थे। तभी अमन ने रणविजय के बगल में खड़े होते हुए कहा, हमारा प्लान सक्सेस हो ही गया। रणविजय, वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारा ये आइडिया कमाल कर गया। अमन ने इस वक्त नॉर्मल कपड़े ही पहने हुए थे। दरअसल अमन भी इस प्लानिंग में उनके साथ ही था। वो तो जानबूझकर तरुण को उकसा रहा था ताकि तरुण ये सच सबके सामने कबूल कर ले। रणविजय ने विनिंग स्माइल के साथ कहा, मेरा प्लान कभी फेल होता है क्या अमन ने अपने कंधे झुकाते हुए कहा, अब तुम्हारी बीवी भी मान जाए तो मान जाऊंगा तुम्हें। रणविजय ने कहा, मान गई, अब जल्दी श्री और मैं भी शादी करने वाले हैं। अमन ने हैरान होते हुए कहा, वाकई में तुमने श्री को मना लिया। रणविजय ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, ऐसा कभी हो सकता है कि रणविजय जो चाहे वो काम ना हो। अब तरुण और निकू दोनों ही शादी की रस्में चल रही थी। कुछ देर बाद पंडित जी ने दोनों के फेरे संपन्न करवाए और फिर सिंदूर की डिब्बी तरुण की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कन्या की मांग में सिंदूर भर दीजिए। तरुण ने अपने हाथ में चुटकी भर सिंदूर लिया और निकू की मांग में भर दिया। जैसे ही तरुण ने निकी की मांग में सिंदूर भरा, निकू को आंखों से आंसू बहने लगे। तरुण ने निकू की तरफ धीरे से झुकते हुए कहा, अब क्यों रो रही हो? अब तो हमारी शादी ज़बरदस्ती भी नहीं हो रही है। तो निकू ने स्माइल करते हुए कहा, ये पल हर लड़की के लिए सबसे ज़्यादा भावनात्मक होता है तनु, तुम्हें नहीं पता, एक लड़की कभी भी इस पल को नहीं भूल पाती है। निकू की बात सुनकर तरुण के फेस पर स्माइल आ गई। उसने फिर थाली में से मंगलसूत्र लिया और निकू के गले में पहनाते हुए धीरे से उसकी तरफ झुका। देखने में सबको तो लग रहा था जैसे जैसे अरुण उसके गले में मंगलसूत्र पहना रहा था। दरअसल तरुण निकू के कान में कुछ कह रहा था, जिसे सुनकर निकू के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। तरुण के मंगलसूत्र पहनाते ही पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों पति पत्नी हुए, अब खड़े होकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। तरुण और निकू दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खड़े होकर कादम्बरी जी की तरफ आई। कादम्बरी जी ने दोनों को भर भर कर आशीर्वाद दिया और निकू की बलाइयाँ लेते हुए कहा, सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आखिर जो तुम्हारा था वो तुम्हें मिल गया। निकू ने जाकर रणविजय के पैर छूने चाहे तो रणविजय ने उसे खड़ा करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? मैं तो तुम्हें अपनी बहन की तरह मानता हूँ ना। रणविजय की ऐसा कहते ही निकू रणविजय के सीने से लग गई और रोने लगी। उसके पास कहने को कोई अपना था ही नहीं, पर रणविजय ने वाकई में एक भाई का फर्ज अच्छे से अदा किया था। रणविजय ने भी हंसते हुए अपने हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर कभी भी तुम्हें ये नालायक परेशान करे तो याद रखना कि तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, इसकी टांगें तोड़ कर रख दूंगा। रणविजय की बात पर श्री और अमन दोनों को हंसी आ गई। वहीं तरुण ने कहा, क्या भाई, अब मेरी बीवी के सामने ही मुझसे ऐसे ही बोलेंगे क्या? अब तो थोड़ी सी इज्जत से पेश आइए। रणविजय ने कहा, तेरी हरकत इज्जत करने लायक है नहीं तरुण, वो तो बस अब तो मेरी बहन का पति है, इसलिए तुझे कुछ नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, अगर मुझे ज़रा सा भी पता लगा कि तुमने निकू को परेशान किया है या तेरी वजह से निकू की आंखों में आंसू आए हैं तो फिर सोच लेना। अमन ने भी रणविजय का साथ देते हुए कहा, हाँ, और मैं तो निकू का दोस्त हूँ, इसलिए हमेशा निकू के ही फेवर में रहूँगा। तरुण ने कहा, अमन, तुम तो शादी करने वाले थे ना निकू से? फिर अमन ने हंसते हुए कहा, अरे यार, मैं भला निकू से शादी क्यों करूँगा? ये हम सबका प्लान था, तुम्हारे मुँह से सच निकलवाने के लिए। अब तरुण को याद आया कि आखिर अचानक अमन ने निकू से शादी करने की बात क्यों कही थी। कुछ देर बाद श्री निकू को उसके रूम में छोड़ने आई। निकू का दिल
इस वक्त बहुत ज़ोर से घबरा रहा था। श्री ने निकू से कहा, निकू, आज की रात हर औरत की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात होती है। निकू ने कहा, पर दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो श्री ने कहा, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? कोई तुम्हें खा थोड़ी जाएगा। तो निकू ने कहा, नहीं दी, ऐसी बात नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। श्री ने हंसते हुए कहा, ये तो नॉर्मल बात है। आज के दिन एक अलग ही तरह की घबराहट होती है और तुम चिंता मत करो, अपने पति के प्यार में ये घबराहट भी दूर हो जाएगी। फिर श्री का हाथ पकड़कर निकू को बेड पर लेकर आई और उसे बैठाते हुए बोली, अब तुम यहाँ पर अपने पति का इंतजार करो, मैं चली, क्योंकि मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना है। ये कहकर श्री जैसे ही वहाँ से जाने लगी, निकू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, दी, आप यहाँ रुक जाइए ना। निकू की बात सुनकर श्री को हंसी आ गई। उसने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ताकि मेरा दोस्त मुझे 4 गालियाँ और सुना देगा कि मैं इसकी सुहाग रात में खगल डाल रही हूँ। चिंता मत करो, डरने वाली कोई बात नहीं है। अब तुम इंतजार करो, मैं चली। ये कहकर श्री ने निकू के चेहरे पर घूंघट डाल दिया। अब बेड पर घुटने मोड़े हुए और घूंघट ओढ़े शर्माते हुए बैठी हुई थी। श्री बाहर आई। तभी तरुण, जो उसी की तरफ ही आ रहा था, श्री को देख कर रुक गया। श्री ने अपने हाथ मलते हुए कहा, तरुण, मन तो कर रहा है कि तेरी पिटाई कर दूं, लेकिन आज तुम्हारी शादी हुई है तो फिलहाल की पिटाई वाला आइडिया ड्रॉप कर देती हूँ। तरुण ने कहा, क्यों? तुम क्यों मुझे पीटने वाली हो? तो श्री ने कहा, अपनी शादी की बात तुमने मुझसे छुपाई, तुम तो मेरे दोस्त बनते थे ना। तो तरुण ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी ना श्री, वो बस ऐसे ही। तो श्री ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, पर तुमने सही डिसीजन लिया। निकू वाकई में बहुत प्यारी लड़की है और मैं खुश हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में निकू जैसी लड़की आई। पर हाँ, हमेशा ही उसका ख्याल रखना, क्योंकि वो हमेशा अकेली रही है और उसने अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। अब वक्त है कि तुम उसके लाइफ में खुशियाँ से भर दो। तरुण ने कहा, हाँ श्री, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं निकू को इतना प्यार दूँ कि उसे कभी भी अपने पास्ट की बुरी यादें परेशान ना करे। तो श्री ने कहा, बस मुझे तुमसे यही सुनना था, इसलिए तुम्हारी गलती भी माफ़ कर दी। अब जाओ, तुम्हारी नई नवेली दुल्हन अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कहकर श्री वहाँ से आगे बढ़ गई। रूम का डोर ओपन कर अंदर आया तो सामने बेड पर ही निकू खुद से ही सिमटी हुई बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट से कवर था। निकू को अपने रूम में देखकर तरुण के फेस पर भी स्माइल आ गई और उसके चेहरे पर अब राहत वाले भाव थे। 2 दिन निकू उसके रूम में नहीं थी, तब उसे बड़ी ही बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कोई निकू को उससे दूर ले जा रहा है और यही एहसास उसे परेशान कर रहा था। वहीं निकू को भी तरुण के रूम में आने का एहसास हो गया था, इसलिए वो और भी ज़्यादा सिमट कर बैठ गई। तरुण जाकर उसके बगल में ही बैठ गया और निकू के हाथों की तरफ देखा, जो अपनी उंगलियों को बार बार एक दूसरे में फंसा रही थी, जिसे तरुण समझ गया कि निकू कितना ज़्यादा घबरा रही है। उसने निकू का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे सहलाते हुए कहा, रिलैक्स, इतना डर क्यों रही हूँ, तुम्हारा ही पति हूँ। निकू बड़ी मुश्किल से बोली, पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ देर बाद तुम्हारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी। वैसे तुमसे एक बात कहूँ? निकू ने घूंघट के अंदर से ही कहा, हाँ कहो। तो तरुण ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे बोल्ड और हॉट लड़कियां पसंद आती है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गांव की सीधी सादी भोली वाली लड़की पर अपना दिल हार जाऊंगा। निकू को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, मतलब? तो तरुण ने कहा, निकू, मेरी लाइफ में कई लड़कियां आई हैं, जैसे तुमने उस दिन देखा था ना फूड कोर्ट में भी, बस उसी टाइप की। मुझे मॉडर्न कपड़े पहनने वाली, पार्टी करने वाली ऐसी लड़कियां पसंद थी। और शायद ये मेरा भ्रम ही था, क्योंकि जब तुम मेरी लाइफ में आई तो मैं सच में तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी तरफ खिंचने लगा। और जब मैंने ये सुना कि तुम अमन से शादी करने वाली हो, तो मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैं तुम्हें किसी और का होता देख ही नहीं सकता था। निकू, यहाँ बात सिर्फ ये नहीं थी कि तुम मेरी पत्नी थी इसलिए मैं नहीं चाहता था, बात ये थी कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाता नहीं देख सकता था। तरुण की बात सुनकर निकू के फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि देर से ही सही आज तरुण ने अपने दिल के जज्बात उसके सामने रखा। तो फिर तरुण ने कहा, सॉरी, रात मुझे बातों में नहीं गुजारनी है। आखिर आज हमारी सुहाग रात है और आज मैं पूरी तरह से तुम्हारा हो जाना चाहता हूँ निकू, और तुम्हें अपना बना लेना चाहता हूँ। तरुण की आखिरी बात सुनकर निकू का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा। तरुण ने धीरे से निकू के चेहरे के घूंघट उठाया तो निकू का खूबसूरत चेहरा तरुण के सामने था और उसकी
गाल जो सर में से बहुत ज़्यादा गुलाबी हो गए थे। निको इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसने शर्म से अपनी आंखें बंद की हुई थी। तरुण ने निको के चीन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, अब तो तुम्हारे करीब आने का हक है मेरा, तो तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे ये देना चाहती हो। देखो, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये बात पूछी। तरुण की बात सुनकर निको ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर तरुण की तरफ देखा। वाकई में उसे आज तरुण की आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था और सवाल भी। निको ने धीरे से वापस अपनी नज़र झुकाते हुए कहा, तरुण, शहरों में जीवन कैसा होता है मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे गांव में हमेशा ही लड़कियों को यही सिखाया गया है कि शादी जैसा रिश्ता खेल नहीं होता, जिसकी जब मर्जी है तोड़कर हम किसी और के साथ बन जाएं। जिस दिन तुमने मेरी मांग में पहली बार सिंदूर भरा था, उसी दिन से ही मैंने खुद को तुम्हारा मान लिया था और मन ही मन खुद को ही वचन दिया था कि सारी ज़िंदगी समर्पण भाव से तुम्हारी बनाकर रहूँगी। निको की बात सुनकर तरुण के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो यही तो सुनना चाहता था कि निको अब पूरी तरह से उसकी होना चाहती है। उसने बिना देरी किए अपने होठ निको के होठों पर रख दिया और अब उसे पूरे हक से किस करने लगा। निको ने भी उसे नहीं रोका और कसकर उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। आखिर वो दोनों आज पूरी तरह से एक दूसरे को पति पत्नी होने का हक जो दे रहे थे। कुछ देर बाद निको को किस करते हुए चोली की डोरी पीछे से खोल दिया, जिससे निको की चोली लूज हो गई। उसका एहसास होते ही निको ने जल्दी से अपनी चोली को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। तनु ने कंधों से उसकी चोली को हल्का सा नीचे किया और उसके नेक और गले पर किस करने के साथ बाइट के निशान देने लगा। इस वजह से निको के मुंह से हल्की हल्की आहें निकलने लगी, क्योंकि ये एहसास निको के लिए नया था। निको के मुंह से निकल रही मदहोशी भरी आहें तरुण को भी मदहोश कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे और ब्लैंकेट में लिपटे हुए दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। आज निको पूरी तरह से तरुण के प्रति समर्पित हो अपने पति होने का फर्ज अदा कर रही थी, अपनी पत्नी होने का। उसने पूरी तरह से खुद को तरुण के हाथों में सौंप दिया था। आज सही मायनों में वो एक दूसरे के हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कई तरह के इमोशंस थे। वहीं रणविजय के रूम में रणविजय श्री के साथ अपनी मनमानी कर रहा था। श्री ने रणविजय को खुद से दूर करते हुए कहा, तो मुझे इस तरह से लेकर क्यों आए हो? रणविजय ने वापस से श्री को अपने पास खींचते हुए कहा, हाँ तो अपनी होने वाली पत्नी को लेकर आया हूँ, किसी और की बीवी को थोड़ी लेकर आया हूँ। इसकी बात सुन श्री बोली, पर अभी मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनी हूँ। तो बन जाओगी, गर्लफ्रेंड तो बन चुकी हो ना। अब मैं भी शादी में ज़्यादा देर नहीं करना। रणविजय के बच्चों जैसी जिद देखकर श्री को हंसी आ गई। उसने रणविजय के सीने पर सर रख दिया। ये देख रणविजय ने श्री को गले लगाते हुए कहा, बस कुछ दिन, उसके बाद तुम्हें मेरे रूम में मेरी पत्नी के रूप में हमेशा होगी। रणविजय की बात पर श्री बोली, पता नहीं क्यों थोड़ी घबराहट हो रही है। तो रणविजय ने पूछा, क्यों, तुम्हें उससे डर लग रहा है? श्री ने वापस अपना सर फेर लिया। फिर रणविजय ने श्री के बालों को सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे होते हुए हमारी लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा। जो बुरा होना था पहले हो ही चुका है, पर अब मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी रणविजय को एहसास हुआ कि श्री रो रही है। रणविजय ने श्री का चेहरा अपने दोनों हाथों से थाम लिया तो श्री बोली, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुस्कुराते हुए रणविजय ने सबसे पहले श्री के गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछा और उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा ना, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं तुम पर भरोसा करती हूँ कि तुम सब ठीक कर दोगे। अच्छा मुझे जाने दो, शिवी माँ को परेशान कर रही होगी। तो रणविजय ने वापस श्री को अपने ऊपर खींचते हुए कहा, चिंता मत करो, शिवी माँ के पास सो चुकी है और अब तुम मेरे पास ही सो जाओ। श्री ने झूठी नाराज़गी जताते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं तुम्हारे पास कैसे सो सकती हूँ? कोई क्या सोचेगा? तो रणविजय ने कहा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि भले ही मैं तुमसे दोबारा शादी करने वाला हूँ, पर आज भी तुम लीगली मेरी वाइफ हो, हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो दोस्तों आगे इस कहानी में अब ये क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।